नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉर्मिडेबल पीसीएस में। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसके पीवाईक्यूज। और जो इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि 1991 से 2008 तक के सारे सवाल जो भी पॉलिटी में, शासन एवं राज्य व्यवस्था में पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। और आज हम करेंगे 2009 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए पॉलिटी के पीवाईक्यूज को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला सवाल पूछा गया है कि द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये तो बहुत बेसिक का सवाल है जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जाता है प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल को उद्देशिका भी कहते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो उसमें सिर्फ 3 वर्ड थे। कौन से? वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, पहला वर्ड था सॉवरिन, दूसरा वर्ड था डेमोक्रेटिक और तीसरा वर्ड था रिपब्लिक। जो 2 वर्ड्स बाद में ऐड करे गए, इनफैक्ट 3 वर्ड्स ऐड करे गए, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से करे गए थे? वो करे गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और वो वर्ड थे सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड था सेक्युलर और तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी। तो इन 3 वर्ड्स को प्रीएम्बल में हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं थे, डिड नॉट इंक्लूड। तो कहाँ पर नॉट पूछा गया है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत सारे सवालों में ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। पहला वर्ड है सोशलिस्ट, तो ठीक बात है, सोशलिस्ट तो प्रेजेंट नहीं था, तो पहला अपना आंसर होगा। दूसरा वर्ड है सेकुलर, तो सेकुलर भी अपना प्रेजेंट नहीं था, ये भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो ये भी अपना आंसर होगा। फिर थर्ड है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी 26 नवंबर 1949 को नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, तो ये भी अपना आंसर होगा। लेकिन जो रिपब्लिक वर्ड था, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, रिपब्लिक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही था, 26 नवंबर 1949 को भी था। तो सवाल में पूछा गया सम्मिलित नहीं थे, तो पहला, दूसरा और तीसरा सम्मिलित नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए। अब यही इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि ये जो पीडीएफ्स हैं, ये पीडीएफ्स हमें कहाँ मिलेंगी? तो पीडीएफ आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन सारी पीडीएफ्स को आपको प्रिंट कराना है और आपके जो भी पॉलिटी के नोट्स हैं उनके साथ इसे कंपाइल कर देना है और बार बार इन सवालों को आपको रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा कि यूपी पीसीएस में पॉलिटी में सवाल पीवाईक्यू से ही आते हैं, तो आपका कोई भी सवाल पॉलिटी का गलत नहीं होगा। अगर पॉलिटी से 18 सवाल पूछे जाएंगे तो 16 से 17 सवाल आप सही कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में यह पूछा गया है कि द कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो भारत में कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, इस पर सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये तो हमारे प्रीएम्बल में ही 2 वर्ड दिए गए हैं, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। सेकंड ऑप्शन है इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भारत में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था है। और ये किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है? ये इंस्पायर है यूके, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 3 है द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम पावर इंडिया में, पीपल ऑफ इंडिया में है, इसीलिए जो हमारा प्रीएम्बल है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकीकृत शक्ति
देखिए, पढ़िए ध्यान से, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता है, यूनिफाइड अथॉरिटी को प्रेस्क्राइब नहीं करता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 कितना बड़ा क्वेश्चन है। 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर नीचे कोड दिया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि 2026 में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है वो 2009 के पॉलिटी के पेपर को देखकर ही इंस्पिरेशन ली गई है। चलिए जोक्स असाइड, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट विच ऑफ देम इज आर करेक्ट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है कि द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले लेक्चर में। The term Union of States has been used in the Constitution because Indian states have no right to secede. भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। आर्टिकल 1 में क्या दिया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद भी होना चाहिए। जिनको नहीं याद है याद कर लेना। अब पहले आर्टिकल में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं बोला गया? भारत को राज्यों का संघ बोला गया। तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में इसका कारण बताया था कि हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोला, हमने यूनियन ऑफ स्टेट बोला। फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि भारतीय राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो पहला कथन है वो हमारा सही हो जाता है। अब दूसरा कथन, एसके धार कमीशन प्रेफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। एसके धार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। तो एसके धार कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? एसके धार कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1948 में। और एसके धार कमीशन ने से ये पूछा गया था कि क्या भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना चाहिए। तो एसके धार कमीशन ने कहा था कि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से सब नेशनलिज्म जन्म ले, और हमें भाषा को आधार नहीं बनाना चाहिए, और हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस प्रशासनिक सुविधा को वरीयता देनी चाहिए, भाषा को वरीयता नहीं देनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट 3 में ये बोला गया है कि द कांग्रेस कमेटी अंडर पंडित नेहरू, सरदार पटेल एंड पत्ता भाई सीतारमैया डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो ये जो कमेटी है ना, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टा भाई सीतारमैया, इसे एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया जेवीपी कमेटी। और जेवीपी कमेटी में जे से हो गए जवाहरलाल नेहरू, वी से हो गए वल्लभ भाई पटेल और पी से हो गए पट्टा भाई सीतारमैया। और इस कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ? इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 1949 में। इस कमेटी से क्या सवाल पूछे गए? इस कमेटी से भी वही सवाल पूछे गए जो ऊपर एसके धार कमीशन से पूछे गए थे कि क्या भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना चाहिए। और जेवीपी कमेटी ने भी कह दिया कि भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। तो जो हमारा कथन 3 है वो भी सही है कि द कांग्रेस कमेटी अंडर पंडित नेहरू, सरदार पटेल एंड पत्ता भाई सीतारमैया डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा लेकिन हमें ये तो पता है कि जो भारत के राज्य फिर बांटे गए वो भाषा के आधार पर ही बांटे गए। एसके धार 1948 में बोल रहे हैं कि भाषा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। जेवीपी कमेटी भी कह रही है 1949 में, एक साल बाद ही, कि भाषा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कमीशन था जिसने कहा कि नहीं भाषा के आधार पर बांट सकते हैं? उस कमेटी का नाम क्या था वो हमें याद रखना है।
और ये सवाल प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। उसका नाम था फजल अली कमीशन, और फजल अली कमीशन का फॉर्म हुआ था 1953 में। इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके पहले सदस्य तो फजल अली हो गए, दूसरे सदस्य थे हमारे HN कुंजरू, और तीसरे सदस्य थे KM पानीकर। और इस कमेटी ने 1953 में बोला कि भाषा के आधार पर बांट सकते हैं। तो फिर इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही, फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया, और इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स में बहुत बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो एक्सप्लेनेशन आप पूरा अपने आप पढ़ लीजिएगा। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रियम्बल से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोट्स। संविधान की उद्देशिका के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोत्तोकत्वा उद्देशिका बना। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, और इसके साथ भी हमें यह पता होना चाहिए कि पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया संविधान सभा में। तो वो डेट हमें याद रखनी है, वो डेट थी 13 दिसंबर 1946, और ये पास कब किया संविधान सभा ने? ये पास किया 22 जनवरी 1947 को, और बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा मॉडिफाइड फॉर्म में प्रियम्बल बना, भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी। सेकंड, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला है कि इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रियम्बल को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम प्रियम्बल का यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, लेकिन जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब अगर प्रियम्बल का वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स इशू नहीं कर सकते, परम आदेश निर्गत नहीं कर सकते। तो इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, यह इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से प्रियम्बल का संशोधन किया गया और उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए। पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर, और तीसरा था इंटीग्रिटी। ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा था पहले क्वेश्चन में। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, क्योंकि इसका उद्देश्य या प्रियम्बल को, उद्देशिका को सिर्फ संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और आराम से पढ़ लीजिएगा बहुत तसल्ली से। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं आर्टिकल 13 से, और कहाँ तक है? आर्टिकल 35 तक है। तो फंडामेंटल राइट में जो पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार, वो कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। इसका मतलब कौन कौन से आर्टिकल आ गए? 14 आ गया, 15 आ गया,
16 आ गया, 17 आ गया और 18 आ गया। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं वो भारतीय संविधान में राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार देते हैं। फिर आर्टिकल 19 से कौन सा शुरू हो जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो वो आर्टिकल 19 से शुरू हो जाता है। हमसे यहाँ पूछा गया राइट टू इक्वलिटी समानता के अधिकार के बारे में, तो 14 से 18 तो समानता के अधिकार के अनुच्छेद हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अब सवाल ने पूछा है किसके अंतर्गत दिया हुआ है, तो आर्टिकल 13 में तो नहीं दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, एंड फोर्थ आर्टिकल 16 भी सही है, क्योंकि 14 से 18 तक सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3, 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। और यही चीज इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन्स हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम बिगनिंग। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? अच्छा, तो ऑप्शंस की बात तो अभी छोड़ देते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, और वो कब से कब तक थे? वो थे 1950 से 1962 तक। फिर हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? वो थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो कब से कब तक थे? वो थे 62 से 1967 तक। फिर तीसरे हमारे राष्ट्रपति कौन थे? वो थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी, और वो कब से कब तक थे? 67 से 69 तक। और फोर्थ नंबर पर फिर हमारे कौन बने? क्योंकि जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है 1969 में, तो बीवी गिरी जी हमारे बनते हैं भारत के नए राष्ट्रपति। वो हमारे रहते हैं 69 से आगे। तो जो क्रम है वो है पहले राजेंद्र प्रसाद जी, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन जी, और फिर वीवी गिरी जी। अब ऑप्शन मैच करना है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड वीवी गिरी। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस चीज़ को सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू में ये 4 सब पूछे गए हैं तो आपको ये 4 याद होनी चाहिए। भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उन सभी का क्रम पहले से, जो हमारे आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वहाँ तक का सारा क्रम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है प्रधानमंत्री जी का क्रम, राष्ट्रपति जी का क्रम, और सिर्फ सीक्वेंस नहीं, 13वें कौन थे, 12वें कौन थे, ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जी का क्रम। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैं आपको ये बीच बीच में बता देता हूँ कि ये याद रखना है, वो याद रखना है, तो इसे नोट करते रहिए। और अगर आपको याद नहीं है तो उसे याद करिए, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तो याद करेगा, और जो याद करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं और 4 ऑप्शन दे दिए, तो जब तक कोई ऑप्शन बहुत एब्सर्ड ना हो तब तक उस ऑप्शन को हम हटाते नहीं हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह बाल की खाल निकाल के निर्भर तो हो ही जाता है सारी चीज़ों पे ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पॉजिटिव रह के सोचना है कि हाँ ये भी करता होगा, ये भी करता होगा। एग्जाम हॉल में अगर कभी कोई नया सवाल भी आ गया तो बहुत पेसिमिस्टिक होकर आंसर नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव होकर सवालों को अटेम्प्ट करना है। और सवालों को पॉजिटिव होकर अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 से 10 मार्क्स आपके प्रीलिम्स के पेपर में इंक्रीज हो जाएंगे। अब चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो हमें पता है कि लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस हैं। कब केंद्र राज्यों के विषय पर कानून बना सकता है, कब केंद्र किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, आर्टिकल 356 जो कि इमरजेंसी है, रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर तो केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिस। कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस पर भी निर्भर करते हैं। अब कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिस का एग्जांपल क्या होगा कि जब भारत सरकार किसी भी राज्य में अपना गवर्नर अपॉइंट करती है, राज्यपाल को नियुक्त करती है, तो एक प्रैक्टिस है
एक परंपरा है कि वह सक्रिय राजनीति में ना हो और वह उस राज्य का निवासी ना हो, तो ठीक बात है। कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिस, परंपरा तथा व्यवहारों पर भी केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, न्यायिक व्याख्याओं पर। तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्याख्याएं दी हैं केंद्र और राज्य संबंध पर कि गवर्नर राज्यपाल को कब हटाया जा सकता है, कब नहीं हटाया जा सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बोला हुआ है कि फेडरलिज्म इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पर भी निर्भर करता है। 4th है मैकेनिज्म फॉर डायलॉग। सो बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं केंद्र और राज्यों के बीच डायलॉग के लिए। मैकेनिज्म्स क्या है? जैसे हमारा जीएसटी काउंसिल एक मैकेनिज्म है, ठीक है। जोनल काउंसिल्स का हमने सवाल किया था स्टार्टिंग में 1992 या 1993 के पेपर में। कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, नहीं देखा है तो 1991 से सारे पेपर्स देख डालिए। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, पॉलिटी की ये खास विशेषता है। तो जोनल काउंसिल्स हो गए, ठीक है, जीएसटी काउंसिल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं राज्य और केंद्र के बीच डायलॉग के लिए। ऐसा ही एक मैकेनिज्म क्या है? नीति आयोग है, ठीक है। तो इन मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो गया, तो सभी चीज़ें करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द 4, सभी चारों, ऑप्शन नंबर डी। और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एजर्शन है, रीजन है, कारण और कथन है, और वही कारण कथन वाले सवाल है। तो कथन में ये दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त। तो बिल्कुल सही बात है, कथन तो बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी की। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को मोबिलाइज करती हैं कि ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और हमें इन मुद्दों को प्राथमिकता देनी है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं, डेमोक्रेसी की जीवन रखते हैं लोकतंत्र का। कथन बिल्कुल सही है। कारण में दिया है कि पीपल जनरली कर्स पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पुअर गवर्नेंस। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, कारण भी सही है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो कथन भी सही हो गया और कारण भी सही हो गया, लेकिन क्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं इसलिए कि लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। राजनीतिक दल तो लोकतंत्र के जीवन रक्त इसलिए हैं, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो अपना इलेक्शन के पहले एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं कि ये हमारे वादे हैं, हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो ये सब पूरा करेंगे। तो लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अलग चीज़ है, और पुअर गवर्नेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टी को कर्ज करते हैं इसलिए लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी है, ये तो गलत बात हो गई। मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द सब्जेक्ट एंड द रिस्पेक्टिव लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मतलब एक सब्जेक्ट लिस्ट दे दी है, विषय सूची दे दी है, और यहाँ पर हमारे विषय दे दिए है और बोला है कि इनको मैच, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन में 3 सुमेलित होंगे, 3 करेक्टली मैच्ड होंगे, एक जो इनकरेक्ट मैच है वो हमें बताना है। तो जो फॉरेस्ट है पहला ऑप्शन, क्या वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? तो फॉरेस्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से आर्टिकल में डाला गया था, कौन से संविधान के संशोधन से डाला गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में डाला गया था। तो पहला तो सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है। फिर शेयर मार्केट क्या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? तो शेयर मार्केट कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता है, तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा यूनियन लिस्ट में आता है, जो केंद्र की सूची होती है उसमें आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और भी 2 देख लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी अगर इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब इसका मतलब है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट ही होंगे, सुमेलित ही होंगे। तो पोस्ट ऑफिस
सेविंग बैंक्स ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हमारा यूनियन लिस्ट में ही आता है, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं वो सब पोस्ट ऑफिस सब यूनियन लिस्ट में आता है। और ऑप्शन नंबर 4 द पब्लिक हेल्थ वो हमारा स्टेट लिस्ट में ही आता है। तो ऑप्शन डी भी करेक्टली मैच्ड है। तो कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि द यूनियन पार्लियामेंट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो ये पूछा है कि जो भारत की संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बना सकती है, कब कब बना सकती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो बिल्कुल सही बात है। ये बात कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 253 में दी गई है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाना है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। सेकंड ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, संबंधित राज्य की सहमति से। ये भी सही बात है। ये किस में दिया है, आर्टिकल 252 में दिया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से ये गुजारिश करते हैं कि आप सिर्फ हम राज्यों के लिए, हम 2 राज्यों के लिए इस विषय पर एक कानून बना दें, तो संसद उस राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों पर एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट था और ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर 3 है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। और प्रेसिडेंट रूल के समय भी अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तब भी जो देश की संसद है वो राज्य के लिए सिर्फ उस राज्य के लिए जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है कि इन द नेशनल इंटरेस्ट व्हेन राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय अ 2/3 मेजॉरिटी, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव करे। तो ये कौन सा आर्टिकल है, यह है आर्टिकल 249। और 249 में ये लिखा हुआ है कि जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, तो फिर संघीय संसद ऐसा कर सकती है। तो कौन से ऑप्शन सही हुए, चारों ऑप्शन सही हुए, 1, 2, 3 एंड 4। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द 4, सभी चारों। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन। राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जब राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से काम करेगा, मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द असेंबली, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। जाहिर सी बात है, राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 2 है डिसमिसिंग अ चीफ मिनिस्टर। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर को ही बर्खास्त करना है या मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श थोड़ी लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करना है तो जो राज्यपाल है वो परामर्श से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन है रिजर्विंग अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। अगर राज्य की विधानसभा ने कोई विधेयक पास किया तो गवर्नर उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इसमें भी जो राज्यपाल है वह परामर्श से स्वतंत्र कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि रिटर्निंग द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। तो सरकार ने विधानसभा में कोई कानून लाया और उसे पास कर लिया, लेकिन गवर्नर उसको एक बार वापस कर सकते हैं। तो जब गवर्नर ऐसा करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह तो नहीं लेंगे, अपनी वो परामर्श से स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर 5 है सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो गवर्नर कभी भी
राज्यपाल कभी भी हाई कोर्ट से या उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं मांगते। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4 का मतलब ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा गया है कि द फर्स्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हु वॉलंटरली मेड पब्लिक हिज एसेट्स। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा हुआ कौन है? और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर ये आपको याद है आप तभी कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो फिर ये सवाल आप नहीं कर सकते। जब भी प्रीलिम्स परीक्षा में ऐसे सवाल आए, अगर आप श्योर हैं, आपको आता है तो करिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल होते हैं जो हमारे आंसर्स को निगेटिव मिले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस के कन्नन। न्यायमूर्ति के कन्नन थे, इन्होंने अपनी संपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा था, और यह कदम जो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी है, न्यायिक पारदर्शिता है, उसकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस के कन्नन। अगर ये सवाल कभी भी रिपीट होता है तो जस्टिस के कन्नन का नाम आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि मेयर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए 14 सवाल पूछे गए 2009 के पेपर में, सिर्फ पॉलिटी से। तो मेयर ऑफ अ सिटी इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर। अब मेयर के बारे में पूछा है कि इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। बिल्कुल सही बात है, नगर का प्रथम नागरिक होता है मेयर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। बिल्कुल सही बात है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनी जाती है, इलेक्ट होती है, तो उसका वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाता है, पदेन सदस्य हो जाता है। जैसे हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उसी तरह से मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो फैसलों को इम्प्लीमेंट करती है ग्राउंड पर, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन सभापति होता है मेयर। और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ये लिखा है कि एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव मशीनरी, कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। तो ये सवाल गलत हो गया। जो भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं कि पूर्ण नियंत्रण करता है, ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो 90% केसेस में गलत होते हैं। तो ऐसे भी सवाल को किया जा सकता है, लेकिन क्यों जो ऑप्शन नंबर 4 है जो गलत हुआ है कि एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव मशीनरी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नगर आयुक्त होता है जो कि एक IAS ऑफिसर होता है, उसका भी कार्यपालिका मशीनरी पर नियंत्रण होता है। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो भी IAS होता है, उसका भी मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण है, उसका भी मशीनरी पर नियंत्रण होता है। तो मेयर का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर 4 गलत किस लिए हो रहा है? फुल जो वर्ड लिखा है, जो पूर्ण शब्द लिखा है, इसकी वजह से गलत हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मैचिंग करनी है कि ये कुछ झांसी, मछली शहर, टूंडला और सैफई, ये 4 लोकेशन दी गई हैं उत्तर प्रदेश की, और पूछा गया है कि वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्थानीय स्वशासन है, वो किस तरह का है। तो पहले ऑप्शन में तो झांसी है। झांसी तो एक जिला है उत्तर प्रदेश का, अगर जिला है मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और बड़े क्षेत्र में क्या होता है? बड़े क्षेत्र में नगर पंचायत होता है। तो ए का मैच किससे हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है मछली शहर। तो मछली शहर तो बहुत छोटी सी जगह है, और बहुत छोटी सी जगह है, इसलिए वहाँ पर क्या मिलेगा? नगर पंचायत मिलेगा। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर है अगला ऑप्शन टूंडला, ऑप्शन नंबर सी। तो जो टूंडला है ये इटावा से थोड़ा पहले पड़ता है, तो एक बड़ी जगह है और नगर है, तो नगर पालिका परिषद मिलती है वहाँ पर। तो टूंडला का क्या हो जाएगा? नगर पालिका परिषद मतलब 1 हो जाएगा। और फिर सैफई तो फेमस ही है, लेकिन सैफई एक क्षेत्र समिति है, इसको हमें याद रखना है। तो डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, मतलब
ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से 2009 के पेपर में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी से, और इन 14 क्वेश्चंस को हमने डिटेल में कवर कर लिया। आशा करते हैं आपको सारे के सारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आपका अगला काम क्या है? अगला काम ये नहीं है कि बस ख़त्म हो गया और ठीक है मैं आ गया। इन क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो इसका प्रिंट कराना ज़रूरी है। पीडीएफ का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। उसे प्रिंट कराइए और अपने पास हाइलाइटर रखिए। कितने कलर के? 2 कलर के, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का या ऑरेंज कलर का। जो भी क्वेश्चन कठिन होगा या एक्सप्लेनेशन में कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा तो उसे आप किससे हाईलाइट करेंगे? ऑरेंज कलर से। और अगर कोई क्वेश्चन ही आपको टफ लगेगा, जैसे इसमें एक सवाल था के कंदन वाला, तो उसको आप ग्रीन से करेंगे। या एक लास्ट वाला सवाल था जिसमें झांसी सैफई, इनको मैच करना था। तो ये आसान सवाल नहीं थे। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो जो कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उन्हें आप करेंगे ग्रीन से। और ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं लेकिन आप चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम के पहले बार बार रिवाइज़ करते रहे उन चीज़ों को, तो उसे आप करेंगे ऑरेंज से। और बार बार रिवाइज़ करिए चीज़ें, आपको सारे PYQs अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको PYQ सारे अच्छे से तैयार हो गए तो 90% एस्पिरेंट से तो आप वैसे ही आगे निकल गए, क्योंकि UP PCS का रास्ता PYQ से होकर ही जाता है। चलिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 2010 के क्वेश्चंस को, UP PCS के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।